हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की साइंस की क्लास में अपन साउंड की चैप्टर की बात करेंगे। साउंड क्या होता है, ध्वनि की बात करेंगे। जो ये एक आवाज़ है, ये भी एक प्रकार, यह भी ध्वनि है। जो साउंड बॉक्स से निकलती है वो भी ध्वनि होती है। जितने भी साउंड क्या कहते हो अपन, आप ऐसे कह सकते हो आवाज़ सिर्फ सिंपल से आवाज़, जोर से चिल्लाना, धीरे से बोलना, धीमी आवाज़ करना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हो, ठोस द्रव गैस हो, सभी में किसी न किसी प्रकार की आवाज़ होती है। वो आवाज़ किसके कारण से होता है और क्या होता है, आज उसी की स्टडी करेंगे अपन, उसी की गहन विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज अपन पढ़ेंगे साउंड मीन्स ध्वनि। ध्वनि कृत्रिम भी होता और प्राकृतिक भी होती। और ये किसके कारण होता, किस तरह से अपन ये प्राकृतिक पे निर्भर करता, आकार पे निर्भर करता, आवृत्ति पे निर्भर करता, तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता, ये सभी चीज़ की डिस्कस आज अपन करेंगे इनके बारे में। तो ध्वनि चैप्टर को समझने से पहले, ध्वनि की क्लास से पहले, उनकी टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि वेव क्या होती है। ठीक है ना। यदि किसी चीज़ को, यदि स्प्रिंग को, तार को यदि एक दूसरे से खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो उसमें भी एक आवाज़ आती है, एक कंपन सी होती है, उनमें भी आवाज़ होता है, इसमें भी आवाज़ सी। जैसे यदि किसी चीज़ को आप बजाते हो या एक दूसरे के ऊपर टच करते हो तो भी आवाज़ होती है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, साउंड है। ठीक है ना। किसी की साउंड पतली होती है, किसी की साउंड मोटी होती है, आवाज़ मोटा होता है, आवाज़ पतला होता है। ठीक है ना। किसी की आवाज़ ज़्यादा अधिक ही सुरीली होती है, किसी की आवाज़ भारी होती है। आज उसी की चीज़ के अपन अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि तरंग क्या होता है, वेव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को बात करना, तरंग की बात करना। तरंग, वेव्स की बात करेंगे। वेव्स, तरंग क्या है, तरंग किसे कहते हैं। तरंगों के द्वारा हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। तरंग एक क्या है, तरंगों के द्वारा हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं या स्थानांतरण होता है। क्या कहलाता, तरंग कहलाता। तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तरंग को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। सबसे पहले तरंग क्या करता है, यह ऊर्जा को तरंग के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तरंग के द्वारा। सिंपल से लैंग्वेज में आप ऐसे लिख लो इसको, तरंग के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। वो क्या कहलाता, तरंग कहलाता। तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि तरंग क्या है, तो तरंग के बारे में सर्वप्रथम बताना है कि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता, स्थानांतरण होता है। क्या कहलाता, तरंग होता है। ठीक है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ठीक है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आप तक जा रही है, ये क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण। मैं बोल रहा हूँ, वो तरंग के रूप में आपके तक जाती है। कोई दूर 200 मीटर दूर से कोई चिल्लाए, वो भी आवाज़ सुन लेते हो। इसका मतलब क्या, वो आवाज़ वहाँ से यहाँ तक सुनाई दिया, इसका ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, यानी यहाँ से वहाँ तक जाना। ये तरंग के कारण होता, वेव के कारण होता। वेव ऐसे तरंग, लहर भी आप समझ सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ आपके तक माध्यम तक जा रही है, वो इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए तक आपके तक पहुँचती है। और किस तरह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो तरंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तरंग को कितने भागों में बांटा गया है, तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो ये कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जो होता है, वो तरंग कौन से होते हैं। पहला तरंग जो होता है वो होता है यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग, यांत्रिक तरंग।
पहला यांत्रिक तरंगे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग को आप मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो और इसको अयांत्रिक तरंगे को नॉन मैकेनिकल वेव भी कह सकते हो दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यांत्रिक तरंगे की। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले कोई पूछ ले कि यांत्रिक तरंगे क्या होता, तो आपको बताना है वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होता है, जो किसी पदार्थिक यानी पदार्थ के माध्यम से संचरित होता है, वो यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम से संचरित होता है, क्या कहलाता है? वो यांत्रिक तरंगे कहलाता है। पदार्थिक का मतलब क्या कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, तो उनके माध्यम से जब स्थानांतरण होती है तरंगे, तो वो क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, तो यांत्रिक तरंग को वे तरंगे जो पदार्थिक माध्यम के द्वारा स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। अर्थात जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। सिंपल से वे तरंगे जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या माध्यम के माध्यम से संचरित होता है, माध्यम के किसी पदार्थ के माध्यम से संचरित होता है, वो क्या कहलाते हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होता है, यांत्रिक तरंगे कहलाते। इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए माध्यम और प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण होना जरूरी है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी पदार्थिक माध्यम के द्वारा संचरित होता है या किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होती है, स्थानांतरित होती है, तो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले आपसे मैंने क्या कहा कि यांत्रिक तरंगे क्या होता है? किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होता है, किसी पदार्थिक माध्यम में, किसी पदार्थ के माध्यम में क्या होता है? संचरित होता है। तो जो संचरित होता है दोस्तों, वो प्यारे बच्चों मेरे, वो पदार्थ के माध्यम का मतलब क्या? कौन कौन से माध्यम हो सकता है? वो हो सकता है ठोस, वो हो सकता है द्रव, वो हो सकता है गैस। ये माध्यम है, पदार्थ के माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में जब तरंगे संचरित होती है तो वो क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। अर्थात यांत्रिक तरंगे को संचरित करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है या गैस के रूप में हो सकता है दोस्तों। अच्छा, इनको संचरित करने के लिए जो ये पदार्थ लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनमें भी एक विशेष प्रकार की गुण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विशेष प्रकार की गुण होनी चाहिए। वो गुण क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। गुण होना चाहिए कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए? प्रत्यास्थता का, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए एवं जड़त्व का गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए? जड़त्व का, यानी इनर्शिया का गुण होना चाहिए। जड़त्व सिंपल सी वर्ड में बात करेंगे, यदि इधर बजाते तो इधर आवाज करती, इधर बजाते तो किसी वस्तु के एक स्थान को बजाते तो दूसरे स्थान तक उनका तरंग सुनाई देता है, यानी उस माध्यम से इस माध्यम तक हमें सुनाई देता है। और ये गुण होना चाहिए प्रत्यास्थता के कारण भी होता है। जब प्रत्यास्थता के कारण भी इस प्रकार के गुण आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं दोस्तों। और ये तरंगे अपने को होना जरूरी है। चलिए, तो आपको कोई पूछ ले यांत्रिक तरंगे जो होती है वो किसके केस में होता है, तो आपको बताना यांत्रिक तरंगे हमेशा पदार्थिक माध्यम में संचरित होती है और पदार्थिक माध्यम के रूप में होता है ठोस, द्रव और गैस। और ठोस, द्रव, गैस होता है उसमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। वो गुण क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है एवं जड़त्व का गुण होता है दोस्तों। ये दोनों गुण होंगे तभी जाके वो बेहतर कार्य कर सकते हैं, अन्यथा वो कार्य नहीं कर सकते दोस्तों।
उसके बाद की बात आती है दोस्तों, उसके बाद की बात आती है हाँ कि यांत्रिक तरंगे में किस किस प्रकार की तरंगे होती है। तो यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आपसे मैंने अभी बात किया कि तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है अपने अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे की बात की मैंने, यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें तरंग या ऊर्जा का संचरित होने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऊर्जा का यदि संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम के रूप में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस होती है। बिना किसी माध्यम के हम यांत्रिक तरंगे को संचरित नहीं कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इन सभी पदार्थ में किस प्रकार की गुण होनी चाहिए? वो गुण होनी चाहिए प्रत्यास्थता का, वो गुण होना चाहिए जड़त्व का। ये यदि गुण इनमें है तो विशेष प्रकार की यांत्रिक तरंगे इसमें से संचरित होती है, अन्यथा संचरित नहीं होगी दोस्तों। चलिए अब अपन बात करें, यांत्रिक तरंगे भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक तरंगे भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अनुदैर्घ्य और दूसरा होता अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, हम दोनों की डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। दो आ गए, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है, या प्रकाश का जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है या उनकी सूर्य के प्रकाश का जो तरंग होता है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो आपको क्या बताना? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है ना? सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी तक आना किस तरंगों के प्रभाव से होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों के प्रभाव से होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। प्रकाश है क्या है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की जो होती तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। चलिए अपन लिखते हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों की। किसकी बात की? अनुदैर्घ्य तरंगों। जब किसकी बात करें? जब किसी माध्यम को मतलब कोई पदार्थिक माध्यम, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा, किसकी बात करें? तरंग की दिशा या तरंग की गति की दिशा, तरंग गति की दिशा, सिंपल से बोल दे तरंग गति की दिशा। तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने के कंपन करने की दिशा के क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो। ठीक है ना? तो लंबवत हो तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आपसे क्या कहा दोस्तों? परिभाषा देखिए कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा की क्या हो? लंबवत हो, तो इस प्रकार की तरंग क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है।
क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ तरंगे जो होते हैं दोस्तों, उनमें हमेशा 2 पॉइंट होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये क्या है? वेव है। तो हम वेव में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज आसानी से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, ये क्या है? इसे कहते हैं शीर्ष। अनुप्रस्थ तरंगे में हमेशा 2 पॉइंट आती है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित। तो आपसे पूछ लिया अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में संचरित होती है, तो आपको बताना है कि अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती है। तो ये क्या है? ये शीर्ष है। क्या है ये? शीर्ष, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं गर्त, जिसको मतलब कहते हैं थ्रू। क्या कहते हैं? थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया गर्त हो गया, और ये क्या हो गया? क्रस्ट, शीर्ष। इन 2 के रूप में संचरित होती है, ठीक है ना दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, क्या बताना? कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होते हैं शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। किसके रूप में संचरित होती है? शीर्ष एवं गर्त के रूप में, यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ये संचरित होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती है, ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में, किस माध्यम में? केवल ठोस माध्यम में अच्छी तरह से संचरित होती है, ठीक है ना। केवल ठोस माध्यम में संचरित। आपको बताना होगा, आपसे कोई पूछ ले अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ संचरित होती है? ये केवल ठोस माध्यम में संचरित होती है एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। द्रव के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। दोस्तों, अपने से कोई पूछ ले तो आपको बताना कि जो ये अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो केवल किस में उत्पन्न की जा सकती है? केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों, किसमें? केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है। और यदि द्रव की बात किया जाए तो द्रव में केवल सिर्फ ऊपरी सतह पर, केवल द्रव के ऊपरी सतह पर हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव के अंदर नहीं, द्रव के अंदर हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और ना ही हम किस में कर सकते हैं? गैस में, और नहीं हम गैस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, द्रव के निचली सतह पर नहीं की जा सकती है, और गैस में तो बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस, द्रव, गैस, तो आपको है 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं तो आपको टिक लगाना ठोस में। और यदि कहते द्रव में, तो द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे कर सकते हैं, द्रव की निचली सतह पर हम नहीं कर सकते दोस्तों। और यदि पूछ लिया जाए गैस में क्या होती है, तो नहीं, गैस में अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण नहीं उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये सबसे अहम पॉइंट माना जाता है। चलिए, ये तो बात कर ली अनुप्रस्थ तरंगी। और आपसे कोई पूछ लिया जब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रकाश में होता है तो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगी, अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे के बारे में, जब माध्यम के कण तरंग के संचरण करने की दिशा के समानांतर कंपन करे। क्या करे? समानांतर कंपन करे। जब माध्यम के कण
तरंग के संचरण करने की दिशा के समानांतर कंपन करे तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो अपन यहां लिख भी सकते हैं, जब माध्यम के कण माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में या समानांतर कंपन करता है, के समानांतर कंपन करे। जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब सबसे पहली पॉइंट कि अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला तो ये था कि जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं ना। और अनुदैर्घ्य तरंगे के उदाहरण यदि आपसे पूछ ले, दूसरा पूछ ले तो अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती या उत्पन्न होता है। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप बता सकते हो कि अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती। ये तरंग संपीड़न और विरल के रूप में संचरित होती है। किसके रूप में संचरित होती है? संपीड़न, यानी ये तरंगे संपीड़न एवं विरल, संपीड़न और विरल के रूप में संचरित होता है। ठीक है ना, संचरित होता है। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट आपको ये भी ध्यान, संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व अधिक होता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बताना कि जहां संपीड़न वाले स्थान पर क्या हो गया? माध्यम का दाब एवं क्या कह रहा हूं मैं? घनत्व की बात कर रहे हैं। घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। और जहां विरल होगा वहां पे माध्यम का दाब एवं घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। कहा जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगे किस रूप में संचरित होती है? तो संपीड़न एवं विरल के रूप में संचरित होती है। संपीड़न का मतलब होता है बिल्कुल घनत्व जहां बिल्कुल अधिक हो, दाब बिल्कुल अधिक, एकदम सघन भाग। कौन सा भाग? बिल्कुल ही सघन भाग, वो संपीड़न कहलाते। विरल का मतलब खुला भाग, बिल्कुल खुले हुए भाग। ठीक है। तो ये तरंगे संपीड़न एवं विरल के रूप में संचरित हो सकती है। इसका मतलब संपीड़न का मतलब क्या? जहां माध्यम का दाब एवं घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, उसे हम कहते हैं संपीड़न वाले स्थान पर। और विरल वाले स्थान का मतलब होता है कि विरल वाले स्थान वे स्थान होते हैं जहां पे माध्यम का दाब एवं घनत्व जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? कम होता है। तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विरल माध्यम वाले स्थान। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण क्या है, तो आप अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण भी आसानी से बता सकते हो। ये सारे उदाहरण हैं अनुदैर्घ्य तरंगे के, क्योंकि वही पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या पूछे जाते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल आपसे कर लिया जाए कि स्प्रिंग में उत्पन्न
स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो स्प्रिंग को अपन यूं पकड़ के यूं खींच लेते हैं, तो जैसे ही खींचते हैं तो वो समानांतर होती है। यदि इस प्रकार से भी खींच रहे हैं तो ये समानांतर इसके तरह कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि मैं लिखा रखा हूँ वही बात कि जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करे तो समानांतर कंपन करेगी, बिल्कुल। तो समानांतर कंपन करेगी तो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य कहलाएगा। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, तो स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भूकंप तरंगे, जो भूकंप में जो तरंग उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है, तो भूकंप में जो उत्पन्न तरंगे होती वो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। वायु में जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के ये सब उदाहरण है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण वायु में तरंगे, ठीक है ना। भूकंप में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये सभी तरंगे जो होती क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग के महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपसे पूछे जाते सभी तरंगे जो होती आदि क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती, ठीक है ना। ध्वनि की तरंग भी क्या कहलाती? अनुदैर्ध्य तरंग ही कहलाती। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ध्वनि की तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आप बता सकते हो ध्वनि की तरंग भी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है, ठीक है ना। अभी अपन बात करें, मैं बोल रहा हूँ ये ध्वनि है, ये आवाज, ये साउंड है, ये भी इसमें किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए अब बात करेंगे, यांत्रिक की बात होगी, अब बात करेंगे अयांत्रिक तरंगे की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अयांत्रिक तरंगे की बात करेंगे। अपन ने बात किया पहले यांत्रिक तरंगे की, अब बात करेंगे अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे को हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं अपन विद्युत चुंबक तरंग भी, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं, ठीक है ना, भी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। अब अपने से पूछ लिया जाए इनमें क्या होता है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो अयांत्रिक तरंग के संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, ठीक है ना। जहां वायु अवरुद्ध हो, जहां हवा का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो, वहां ऐसे स्थान को हम निर्वात कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी इस तरंग का संचरण आसानी से हो सकता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे, यानी जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। वे तरंगे जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तरंगों के संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या करने के लिए? तरंगों के संचरण करने के लिए। जिनमें वे यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे जिनमें यांत्रिक को तरंगों को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तरंगे क्या कहलाती है? अयांत्रिक तरंगे कहलाती है। और ये अयांत्रिक तरंगे आसानी से निर्वात में भी संचरित हो सकता है, निर्वात में भी संचरित हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे, मैंने आपसे बात किया था, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, एक्सरे
विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं वो सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि मैंने बात किया था कि प्रकाश में क्या होता, तो प्रकाश में भी जो प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ढंग से होती है, और प्रकाश जो क्या है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो उस भाषा से हम इसको भी यहाँ रिलेट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में मैंने बता दिया आपको कौन कौन से तरंगे, प्रकाश तरंग की बात कर दिया, एक्सरे की बात कर दी आपके पास, ठीक है ना, रेडियो तरंगों की बात कर दी। ये सारी तरंगे क्या है अपने अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है ना। ये सब उदाहरण हो गए दोस्तों। चलिए अब अपन बात करते हैं इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये पूछे जाते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को पहचान करें, कौन कौन से हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच एक संबंध स्थापित होती है। उससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि किसमें कितना तरंग धैर्य है, उनकी आवृत्ति क्या है, उनके तरंग की गति कितनी है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहा? सभी प्रकार की तरंगों में, जितनी भी तरंगें होती सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग धैर्य और उनके आवृत्ति के बीच में एक संबंध होता। वो संबंध पूछा जाता आपसे, कैसे पूछा जाता? वो पूछा जाता तरंग का वेग, तरंग के वेग को v से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। और ये आता नीटा इंटू लेमडा, नीटा इंटू लेमडा। एन क्या है? यहाँ पे जो एन है वो है आवृत्ति और लेमडा क्या है? तरंग धैर्य की लंबाई। क्या है? तरंग धैर्य की लंबाई किससे डिनोट करते हैं? तरंग। तो इस तरह से हाँ, v बराबर एन इंटू लेमडा। ये संबंध आपसे पूछे तरंग के वेग में सभी प्रकार के तरंगों के वेग, तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच में कौन सा संबंध है और कौन सा सूत्र सही है, कौन सा समीकरण सही है। तो आपको होता है v बराबर क्या होता है? एन इंटू लेमडा, ठीक है ना। जहाँ एन क्या आवृत्ति है और लेमडा क्या है? तरंग धैर्य दोस्तों। अब हम कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करेंगे जिनकी जानकारी होना अपने को जरूरी है कि ये सब जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन से होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो सबसे पहले इनका यूज की भी बात करेंगे, इनकी खोज की भी बात करेंगे। इनकी खोज किसने किया, इनका यूज कहाँ है और ये कौन कौन से किरणें थे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे गामा किरणें की। किसकी बात करेंगे? गामा किरण। गामा किरणें जो होती है वो किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। और इनकी खोज किसने किया? वेकुरल ने किया। किसने किया दोस्तों? वेकुरल ने किया, ठीक है ना। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय जो होती है अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेडियोधर्मिता में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसके नाभिकीय अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं। गामा किरणें का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका नाभिकीय अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रेडियोधर्मिता में। कहाँ? रेडियोधर्मिता में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1।
अब नंबर 2 जो है ये गामा किरणें, आपसे पूछ ले गामा किरणें की खोज किसने किया। आते हैं बेटा, क्वेश्चन भी आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं और उनका ये भी पूछा जाता है उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये तो हो गए खोजकर्ता का नाम, ठीक है, और ये है गया उसका उपयोग की बात, ठीक है, और ये होगी चुंबकीय तरंगे। इसके अलावा अब आ जाएगा एक्सरे किरणें। कौन सा किरणें? एक्स किरणें, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए एक्स किरणें की खोज किसने किया, तो आपको सबसे पहला बताना रोंटगन ने किया। किसने किया दोस्तों? रोंटगन ने किया है, ठीक है ना। और एक्स किरणें का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एक्स किरणें का उपयोग सबसे अधिक चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका। किसका? इनका। औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे के बारे में पूछ लिया जाए, वो है परावैगिनी। कौन सा? परावैगिनी। परावैगिनी किरणें, इनके बारे में पूछ ले, इनकी खोज किसने किया, तो इनकी खोज रीटर ने किया दोस्तों। किसने किया? रीटर ने। और परावैगिनी किरणें की प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनकी परावैगिनी किरणों को जो प्रयोग किया जाता है वो सेकाई करने में, गर्म सेकाई करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में हम परावैगिनी किरणें का प्रयोग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सबसे पहले लिखना है वो क्या लिखना है? बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, सिंपल से बात। और क्या करने में? सिकाई करने में, गर्म सिकाई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, करने में प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा कोई पूछ ले तो सबसे महत्वपूर्ण बताना प्रकाश विद्युत के प्रभाव को उत्पन्न करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, प्रकाश विद्युत के प्रभाव को उत्पन्न करने में, ठीक है ना, यहाँ प्रयोग किया जाता है। किसका? किसका? गामा किरणें का खोज किसने किया? वेकुरल ने किया दोस्तों। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इन किरणों का प्रयोग करते हैं हम कहाँ? नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत करते हैं और रेडियोधर्मिता में करते हैं। दूसरा अपन ने बात किया था एक्सरे किरणें। एक्सरे करने की खोज रोंटगन वैज्ञानिक ने किया और इनका सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी है? परावैगिनी किरणें। परावैगिनी किरणें की खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। और रीटर का प्रयोग और परावैगिनी किरणें का प्रयोग सबसे कहाँ ज्यादा किया जाता है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। इसके अलावा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में भी प्रयोग करते हैं, वहां भी करते हैं, सिकाई करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट विद्युत चुम्बकीय तरंगे की। ये आ गया 3 चुंबकीय तरंगों की बात होगी। अब बात करेंगे दृश्य विकिरण की। किसकी बात करेंगे? दृश्य विकिरण की, विजुअल रेडिएशन की बात करते हैं, जो हम आसानी से सामने से एक वस्तु को दूसरे वस्तु को देख सकते, दूसरे वस्तु को आसानी से देख सकती है, हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? दृश्य विकिरण करते हैं। सामान्य प्रकार से किसी वस्तु को प्रकाश में एक दूसरे को देखना क्या कहलाता? दृश्य विकिरण कहलाता, जिससे हम वस्तु को साफ दिखलाई पड़ता, जिससे वस्तु साफ दिखलाई पड़ता वो क्या कहलाता? दृश्य विकिरण कहलाता है। तो दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था दोस्तों। और इनसे क्या है? तो इनसे हम वस्तु को साफ देख सकते हैं, इससे वस्तु साफ दिखलाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया अपने पास में जो वो है अवरक्त। कौन सी? अवरक्त विकिरण की बात करेंगे। अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? तो इनकी खोज हर्शेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अवरक्त विकिरण जो है ना, कोहरों के अंदर भी आप आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हो, वहां प्रयोग करते हैं। ये किरणें उष्मीय विकिरण है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा उष्मीय विकिरण? तो सबसे अच्छा जो है वो अवरक्त विकिरणें हैं। ये किरणें उष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है
उसका ताप बढ़ा देती है। जिस जिस वस्तु पर ये विकिरण पड़ जाती है उस वस्तु के ताप को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए हम कहते हैं इसे ऊष्मीय विकिरण। यह किरणें क्या है, एक प्रकार की ऊष्मीय विकिरण है। जिस वस्तु के ऊपर ये पड़ जाती है तो उसके ताप को बढ़ा देती है। इसीलिए इसका प्रयोग जो करते हैं हम कोहरे के अंदर फोटोग्राफी करने में भी करते हैं, रोगियों की सेकाई करने में भी करते हैं, और टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी हम प्रयोग करते हैं। किसका, अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोल में, गर्म सिकाई करने में, और कोहरा के अंदर फोटोग्राफी करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आते हैं 6 नंबर के जो लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, ठीक है। लघु रेडियो तरंगे की खोज जो की थी वो हेनरिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, हेनरिक। आपसे कोई पूछ ले तो बताना हेनरिक हर्ट्ज ने किया था दोस्तों। किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। उसी तरह से 7 नंबर की आती, वो आती दीर्घ रेडियो तरंगे। किस, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज आपसे कोई पूछ ले कि दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था, तो आपको बताना मार्कोनी ने किया था दोस्तों। किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। अब दीर्घ रेडियो तरंगे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो टेलीविजन में किया जाता है। लघु रेडियो तरंग का भी प्रयोग क्या किया जाता है, टेलीफोन रेडियो तरंगों में की जाती है दोस्तों। ठीक से आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना रेडियो में, टेलीविजन में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट अपन टेलीफोन वगैरह में करते थे, उनका भी प्रयोग हम रेडियो टेलीविजन में करते हैं दोस्तों। इस तरह से इनका हम प्रयोग करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है और ये किसके अंतर्गत आती थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो था दोस्तों वो अयांत्रिक तरंगे कहलाती है, जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी आसानी से संचरण हो सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है वो प्रकाश तरंगे कहलाती है, वो रेडियो तरंगे होती है, वो एक्सरे, ये सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय। प्रकाश क्या है तो आप बता सकते हो, प्रकाश में भी एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी जो होती है वो सदैव अनुप्रस्थ तरंगे ही होती है। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, प्रकाश, रेडियो, ये सारे के सारे क्या, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते। विद्युत चुम्बकीय तरंग में देखा एक संबंध भी स्थापित किया था कि विद्युत चुम्बक में, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे का जो वेग होता है बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा। ठीक है, जहाँ एन क्या आवृत्ति और लेमडा क्या तरंग दैर्ध्य और भी क्या है तरंग की गति है। इनके बीच में संबंध भी स्थापित किया था अपन ने। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़े कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, गामा किरणें की होती है। गामा किरणें की खोज किसने किया, वेकुरल ने किया था। उसके अलावा अपन ने बात किया था एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने किया था, रोंटजन ने किया था। उसके बाद अपन ने बात कर ली परावैंगनिक किरणें की खोज, परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था, रीटर ने किया था। इसके अलावा अपन ने पढ़े दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया, न्यूटन ने किया था। उसके अलावा अपन ने बात की अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, हर्सेल ने किया था। इसके अलावा बात किया था लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। इसके अलावा अपन ने बात कर लिया कि दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की, तो दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगे की जो उपयोग होते हैं वो ऑलमोस्ट टेलीविजन और रेडियो में किए जाते हैं। लघु रेडियो तरंगों की खोज हम जो किए थे उनका उपयोग किए जाते हैं टेलीफोनिक स्थिति में की जाती है। अवरक्त विकिरण की जो बात की थे वो बताया था, अवरक्त विकिरण जो थे एक प्रकार का ऊष्मीय विकिरण होता है और यह जिस वस्तु के ऊपर पड़ जाती है उस वस्तु के ताप को बढ़ा देता है। इसीलिए फोटोग्राफी जो करते, कोहरे के दौरान भी हम आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हैं। गर्म सिकाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है और टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी हम प्रयोग करते हैं। इनके अलावा दृश्य विकिरण के बारे में बताया कि जिससे हम वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, जिससे वस्तु समान दिखलाई देता है, साफ दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, दृश्य विकिरण कहलाता है। परावैंगनिक किरणें की खोज की बात किया था तो इनका जो प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग हम बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए करते हैं, प्रकाश विद्युत के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए करते हैं और हम इनका सबसे अधिक प्रयोग जो करते हैं वो सेकाई करने में करते हैं दोस्तों। इनके अलावा जो अपने थे पास वो था
वो एक्सरे था। एक्सरे का प्रयोग हम सबसे अधिक चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। गामा किरणें का प्रयोग सबसे अधिक नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान करते हैं और रेडियोधर्मिता के दौरान हम प्रयोग करते हैं। तो आज के क्लास में ये टोटल यांत्रिक अयांत्रिक तरंगे कितनी प्रकार की होती है? तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अयांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, जिसमें पढ़े अपन अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। उसके बाद अपन अध्ययन किया अयांत्रिक तरंगे को। अयांत्रिक तरंगे को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं और ये कितनी प्रकार की होती है आज अपन ने इसका भली भांति विस्तृत प्रकार से अपन ने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि ध्वनि में किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।